हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सी टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है। आपके ऑप्शन सामने दिए गए हैं। सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। आपको बता दें कि सीटेट कभी भी याद करने पे जोर नहीं देता है, सीटेट हमेशा समझने पे जोर देता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किस से शुरुआत कर सकता है। किसी शिक्षक को जब क्षेत्रफल पढ़ाना हो तो वो इनमें से क्या स्टार्टिंग से कर सकता है। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल बताना, इकाई वर्गगणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इनमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको पता है कि कभी भी रटने पे जोर नहीं देता है सीटेट, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, हथेली, पत्ते, नोटबुक। सीटेट हमेशा जो आपके दैनिक जीवन की वस्तुएं होती हैं जिनको आप डेली देखते हैं, समझते हैं, उन्हीं के आधार पर समझने पे जोर देता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, यानी कि दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों का समावेश करके आप बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना या वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो जब वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जैसे किसी भी वर्ग का विकर्ण मान लेते हैं डी है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d² / 2। जब इसका 2 गुना करेंगे तो ये 2d² / 2, तो ये हो जाएगा 4d² / 2। इस तरह से ये 4 गुना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक बच्चा है, उसके सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह पूछता है मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं। वह जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, वह कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोजता है, बच्चे को भाषा समझने में कठिनाई होती है या वह संक्रियाओं को नहीं समझता है। जब बच्चे के सामने वार्षिक समस्याएं यानी कि जो मौखिक प्रश्न होते हैं कुछ वो आते हैं तो वो उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे उसमें, तो ये उसमें भाषा समझने में कठिनाई होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक 2n+1, n-2, 5n+2 या n-3। किसी n भुजा वाले बहुभुज के जब शीर्ष से विकर्णों की संख्या पूछी गई है तो वो इस सूत्र से निकल आएगी n-3 से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा शीर्ष से पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। एक पूर्ण संख्या और एक मित्र के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, या फिर ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं को गुणन को प्रदर्शित करके। कक्षा 4 के बच्चे को बताना है कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ी नहीं होती है। तो ये आपको
किस तरह से समझाना होगा कक्षा 4 के बच्चे को। तो ये ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राइमरी के बच्चों को यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को माप पढ़ानी है तो कौन सा सही हो जाएगा। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए या फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। प्राइमरी के बच्चों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए पहले उनको प्रमाणिक मापों का उपयोग बताना चाहिए, उसके बाद में अप्रमाणिक मापों का उपयोग बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इससे उनमें मापन में त्रुटियों का भी पता चलता है और प्रमाणिक माप का महत्व बढ़ता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है। वास्तविक जिंदगी यानी उनके दैनिक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा या ड्रिल कार्यपत्र। सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची या क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सबसे पहले क्षेत्रीय भ्रमण, जिससे उनके आसपास का दैनिक जीवन में उनके जो घटित होता है वो देख सकें। उसके बाद उस पर सर्वेक्षण और लास्ट में परियोजना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्न कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये सही है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, नहीं है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही है प्रश्न के हिसाब से, जबकि प्रतिचित्रण गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रतिचित्रण गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्रतिरूप, कोण, सममिति या चौपड़। आकृतियों का प्राइमरी स्तर पर कोण का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को कोण के बारे में जानकारी नहीं होती है। अगला प्रश्न, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं किसमें। गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, ये सही है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी सही है। और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही है। तो इसमें आपके चारों ऑप्शन सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 32,071 में 7 का अंकित मान में अंतर पूछा गया है, यानी कि इनको घटाना है। तो आपको स्थानीय मान और अंकित मान का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। तो इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 आपके सैकड़े के स्थान पर है और बाकी दोनों इकाई और दहाई के स्थान पर, जिनको शून्य में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और अंकित मान में 7 दिया गया है, तो अंकित मान वही होता है जो उसका नंबर पूछा जाता है। जैसे इसमें 7 पूछ रहे हैं तो 7 ही लिखा जाएगा, बाकी इनमें अंतर पूछा गया, इनको घटा दिया जाएगा। तो ये 493 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। 2 अंकों की संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए, 2 अंकों की संख्या से गुणा की प्रक्रिया को जब समझना है तो उससे पहले कौन सी जानकारी होना आवश्यक है। योग का क्रम विनिमय गुण, योग का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय गुण, या गुणन योग पर वितरण के रूप में और गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो ये आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणन योग के वितरण के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है 15 × 2, इसका बताना इस तरह से। तो इस बेस पर
इसे इस तरह से समझाया जाएगा 10 + 5 × 2। अब 10 का मल्टीप्लाई 2 में किया जाएगा, 10 × 2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया जाएगा, तो ये 10 2 ज़ा 20 और 5 का 2 में 10, इस तरह से ये 30। इस बेस पर इस तरह से आप सवाल बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए क्या किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? कक्षा के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना और लैंगिक भेद। तो इसका आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंगिक भेद यानी कि लड़का और लड़की, ये आपका सही हो जाएगा कि लड़का हो या लड़की, इससे मतलब नहीं है। गणित कोई भी पढ़ सकता है और कोई भी उसमें असफल हो सकता है, तो ये कभी भी कारण नहीं माना जाएगा गणित से भयभीत होने पर उसमें असफल होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाना है तो वो जियो बोर्ड के द्वारा, मोती और माला, ग्राफ पेपर या गिनतारा। तो योग दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा ग्राफ पेपर। ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? प्राइमरी लेवल पर पूछी गई है। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ना, संकल्पनाओं को जटिलता के रूप में प्रदर्शित करना, या संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत करना, या फिर संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत करना सही हो जाएगा। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो दैनिक जीवन में दिख रहा है उससे शुरुआत करके जो उनको नहीं दिख रहा है वहाँ तक ले जाना। अगला प्रश्न, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण या विश्लेषण, और बाद में मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। तो इसमें आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले मानसिक चित्रण, फिर उस पर विश्लेषण, बाद में औपचारिक और लास्ट में अनौपचारिक निगमन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कक्षा 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। जब बच्चों में संख्या का ज्ञान होने लगे तभी शून्य का परिचय दे दिया जाना चाहिए, अन्यथा बाद में शून्य समझने में कठिनाई होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान आवश्यक है? किसी संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए उससे कौन सी पहले की जानकारी होनी चाहिए? योग, व्यवकलन या घटाना, स्थानीय मान या गुणा। तो दशमलव निरूपण के लिए स्थानीय मान की समझ होनी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? जो अंकगणित की 4 मुख्य संक्रियाएं हैं, योग, भाग, गुणा, योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना और समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, और योग, व्यवकलन यानी घटाना, गुणा और भाग। तो आपका ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये अंकगणित की मुख्य मूलभूत संक्रियाएं हैं।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक इनमें से कौन सी विशेषता है? प्राइमरी लेवल पर जो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास हो सके। वो आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, या फिर वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता पूछी गई है, तो यह उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसमें आवश्यक चित्र भी स्पष्ट होने चाहिए, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे क्या हैं? अभी आपको वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के बारे में बताएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार पूछा गया है कि वे विद्यार्थी आकृति के दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। किस स्तर पर? स्तर फर्स्ट विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन, या स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसिक चित्रण में। इसमें पहले बच्चे के मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है और बाद में उसका पूरा वर्णन होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? उच्चतर गणित की तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, या फिर विद्यार्थी की गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने की सहायता करना। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है गणित की शिक्षा बच्चे की गणित की शिक्षा का केंद्र उसकी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, या संरक्षण। संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है? तो ये संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संरक्षण यानी कि सुरक्षित करना या होना, जो कि गणित की संख्या की समझ का पहलू नहीं है। बाकी पंक्तिबद्धता, गणना और अंक लिखना ये तीनों इसके पहलू हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। 10,000, 10,100 यानी कि 1,000, और 10 दहाई, 10 दहाई यानी कि 100, इनमें से किस संख्या के बराबर है? तो इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 10,000, 10,100 और 10 दहाई ये 11,100 के बराबर हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरह के प्रश्नों को देख लीजिएगा, एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में इस तरह के 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, आकृतियों की इकाई से अब अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? यह एक चैप्टर दिया गया है, आकृतियों की इकाई। इससे अध्यापक बच्चों से कहता है कि आकृतियों के उपयोग से सहायता से कोई भी चित्र बनाओ। तो यह किस तरह का उद्देश्य है? अनुपयोग, ज्ञान, समझ, या रचना। इस तरह के उद्देश्यों को रचना या सृजन, यानी बच्चे अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, रचना या सृजन। अगला प्रश्न, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने की सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी क्या है? इसमें उपचारात्मक तकनीकी पूछी गई है। उसे
10 अभ्यास परीक्षाएं देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, ये कुछ हद तक सही हो सकता है। उसको एक कार्य पत्र देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने को कहें, ये भी सही हो सकता है। और संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीका सिखाना, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसको एक कार्यपत्र देना जिसमें कुछ समस्याएं लिखी गई हों और बाकी खाली हों, उनको हल करने को कहा जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा उसका। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषता, द्विविमीय या त्रिविमीय आकृतियों में अंतर, सममिति की अवधारणा करना, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण रेखाएं और कोण, तो इसमें क्या सही होगा? जियो बोर्ड ये एक ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं ज्ञात करने का प्रभावी साधन है, जैसे आयत, त्रिभुज और वर्ग, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों और घड़ियों की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? वह अंतर स्थापित इन चीज़ों को देखकर भी अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो यह दृश्य प्रक्रमण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वो दृश्यात्मक वस्तुओं के भेद में असमर्थ है। आज का अंतिम प्रश्न, प्राथमिक स्तर के बच्चे को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है, तो वेन हिले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है? विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक, औपचारिक या मानसिक? तो इसमें बच्चे को आकृतियां दी गई हैं और उन्हें दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करना है, तो ये आपका मानसिक चित्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वेन हिले ने 5 स्तर बताए थे, जिनका पहला स्तर है चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण। इसमें वस्तुएं देखकर वो उसका वर्गीकृत करते हैं। और फिर स्तर नंबर 1 उसको विश्लेषण कहा गया है, जिसमें बच्चे तुलना करते हैं और वर्गीकरण करते हैं। फिर स्तर नंबर 2 अनौपचारिक आता है, उसमें विश्लेषण करने के बाद वस्तुओं को समझने का प्रयत्न करते हैं। फिर स्तर नंबर 3 औपचारिक, औपचारिक हो जाएगा, ये स्तर 3 होगा। विश्लेषण स्तर नंबर 1 और ये स्तर 0। तो स्तर औपचारिक स्तर में अनौपचारिक में विश्लेषण करने के बाद बच्चा उसे समझने का प्रयत्न करता है। और स्तर नंबर 3 जो कि अनौपचारिक है, उसमें वो सूत्र का प्रयोग करना सीख जाता है। लास्ट में आता है स्तर 4 जो कि ज्यामितीय आकृति को, इसको कहते हैं दृढ़ता। स्तर 4 को दृढ़ता कहते हैं, जिसमें वो ज्यामितीय आकृतियों को निगमित करके अपने पूर्ण विस्तार के स्तर को दृढ़ करता है, यानी कि वो सब समझ जाता है, बाकी के चारों स्तरों को वो समझ जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।